अस्सलाम गाइस। अब हम न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म की गाइडलाइन स्टार्ट करने लगे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो वो सीक्वेंस बता देता हूँ जिसमें आपने इस चैप्टर को करना है, वरना ये चैप्टर जो है तो छोटा सा ही, लेकिन बच्चों को ये मुश्किल लगता है, बट ये है बहुत आसान। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ना क्या न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के अंदर पता होना चाहिए, आपने 3 तरह की चीज़ों से वास्ता पढ़ना है, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर्स और फॉस्फेट ग्रुप से। तो आपको पहले पता होना चाहिए, ये बेसिक आपने फर्स्ट ईयर में भी ना बायोकेम में ये चीज़ें पढ़ेंगे, दोबारा से एक दफ़ा पढ़नी पड़ेंगी कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या होती हैं। आप इनके स्ट्रक्चर्स देखना अच्छे से और इनके स्ट्रक्चर्स को ना याद कर लेना और उसमें ना सिमिलैरिटी देखने की कोशिश करना कि सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं, और उनमें फिर एक डिफरेंस देख लेना कि यानी डिफरेंस क्या है, क्योंकि आगे जब इनकी सिंथेसिस करते हैं ना तो उसमें ये डिफरेंसेस, जिस तरह आप देखो, अगर आपके पास थायामीन का यूरासिल और साइटोसिन से क्या डिफरेंस सिंपल बन रहा है, आपके पास तो थायामीन का यूरासिल से सिर्फ एक डिफरेंस बन रहा है कि आपके पास इसमें मिथाइल ग्रुप एक ज़्यादा है। तो क्या होगा, हमारे पास जब यूरासिल बन जाएगी तो हमें उसमें सिर्फ एक मिथाइलेशन करनी होगी तो थायामीन बन जाएगी। इस तरह करके अगर आप ये चीज़ों को करोगे ना तो आसान नहीं रह जाएगी। जिस तरह यहाँ पे इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, इनमें ये डिफरेंस है, यहाँ पे ये एक ना एक डिफरेंस है कि यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यानी यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप लगाना होगा, यहाँ पे अमाइन ग्रुप लगाना होगा। ठीक है, इस तरह के डिफरेंसेस करके आप लोग इन पहले तो आपने इनके स्ट्रक्चर्स को कर लेना है। फिर अब पेंटोज के अंदर आपने क्या करना है, पेंटोज का स्ट्रक्चर तो आसान होता है, लेकिन आपको पेंटोज शुगर की सिंथेसिस आनी चाहिए। अब ये पेंटोज शुगर की सिंथेसिस जो है ना, ये पूरा का पूरा पाथवे, इसके लिए आपने ना अगर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ा होगा तो यहाँ तक तो बिल्कुल आसान, वही सेम टू सेम राइबोज 5 फॉस्फेट तक है। नहीं पढ़ा तो वहाँ से पढ़ लें जाके, तो वहाँ बहुत आसानी से यहाँ तक राइबोज 5 फॉस्फेट तक पहुँच जाते हैं। HMP शंट के चैप्टर के नाम से भी है और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से भी, ये लास्ट चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। उसके बाद ये वाला स्टेप है, इसके इस एंजाइम का नाम आना चाहिए, PRPP सिंथेज भी कह देते, सिंथेटेज भी कह देते हैं। ठीक है, ये वाला स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है पेंटोज सिंथेसिस, उसमें आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। किताब में सिर्फ एक स्टेप है, आपने सिर्फ एक स्टेप तक नहीं जाना, स्टार्ट से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन है कि हाउ इज 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट इज सिंथेसाइज्ड। तो इसके अंदर आपको यही बताना है कि आपने ये ना जो PRPP है ना वो किस तरह सिंथेसाइज करना है। ये आपने क्या कर लिया, पहले नाइट्रोजनस बेसिस कर लिया, उसके बाद ना आपने पेंटोज शुगर्स कर ली। अब आपके पास फॉस्फेट ग्रुप्स का तो आपको पता ही है। अब आपने देखना है कि अच्छा यहाँ पे हमने नाइट्रोजन बेसिस प्यूरिन्स पढ़ी थी, पायरेमिडीन्स ना, तो इस चैप्टर के अंदर हमने करना क्या होगा, हमने देखना होगा कि ये बनती किस तरह, इसकी मेटाबॉलिज्म में सिंथेसिस किस तरह होती है और ये टूटती किस तरह है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर आप देखो ना तो आपके पास आ जाती है प्यूरिन सिंथेसिस। ठीक है, ये प्यूरिन सिंथेसिस आ जाती है। ये प्यूरिन सिंथेसिस जो है इसके ना आपके पास ना बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अच्छा, प्यूरिन सिंथेसिस 2 तरह की होती है, एक होती है जो कि होती है डी नोवो और एक होती है जो सेल्वेज पाथवे से होती है। तो अब हमारे पास पहले आपको ना डी नोवो सिंथेसिस ये होती है प्यूरिन वाली। तो इसके अंदर ना आपके पास ये 10 स्टेप्स ना बहुत ज़्यादा हैं और ये याद करना ना बहुत औखा काम है। ठीक है, ये सारे लेकिन आपको वो मिल जाएंगे, किताब में मिल जाएंगे ये 10 स्टेप्स ये। ठीक है, लेकिन अगर इसे समझ के करोगे ना तो फिर ये कभी नहीं भूलेंगे। इसको समझोगे किस तरह, ये मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, ये 10 स्टेप्स जो हैं ये आप ना एक यानी टाइम हो तो कर सकते हो, टाइम नहीं हो तो इनको स्किप करके मेजरली आप इसकी प्यूरिन सिंथेसिस डिनोवो वाली जो है ना उसमें ये वाले स्टेप्स भी, यहाँ आप IMP से आप यहाँ पे यानी पहले सबस्ट्रेट्स लिखो, उसके बाद 10 स्टेप्स बीच में करके IMP पे जा सकते हो और IMP से आगे फिर ये आगे वाले जो है ना वो आप ना सारे के सारे स्टेप्स कर सकते हो। तो इस तरह भी आप करके इसको शॉर्ट फॉर्म में भी प्यूरिन सिंथेसिस को कर सकते हो इसको। लेकिन अगर ये जो 10 स्टेप्स समझने हैं ना तो उसके लिए आपको ना सबसे पहले ना बेसिकली प्यूरिन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। और ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर जो है और ये कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसको कंट्रीब्यूट कर रही हैं। यानी आपके पास अगर ना N1 जो है तो वो कहाँ से आ रहा है, अमाइनो ग्रुप ऑफ एस्पार्टेट से आ रहा है। C2 जो है वो कहाँ से आ रहा है, फॉर्मेट ऑफ N10 फॉर्माइल THF से आ रहा है। N3 किधर से आ रहा है, अमाइड ग्रुप ऑफ ग्लूटामीन से आ रहा है। जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी ना तो आपने क्या करना होगा, सिंपली आपने बारी बारी हर स्टेप में ना एक एक इसी तरह लाइन वाइज चीज़ें ऐड करनी होंगी। जिस तरह अगर इधर देखें तो सबसे पहले यहाँ पे पहले स्टेप में क्या मैंने बताया है कि आपके पास N3 ऐड करना है ना, तो N3 के लिए N3 आपने सबसे पहले ऐड करना है तो उसमें अमाइड ग्रुप ऑफ ग्लूटामीन डलना है, तो आपने ग्लूटामीन ऐड कर देना है। फिर C4 C5 और ये देखें इधर C4 C5 और आपके पास जो N7 है ना ये तीनों ग्लाइसिन से आते हैं, तो आपने ग्लाइसिन ऐड किया तो उससे ये 3 चीज़ें आ जाएंगी। इस तरह करके करोगे ना तो ये, और इधर से ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन ये भी है कि आपके पास ना नेम अमाइनो एसिड्स टेकिंग पार्ट इन प्यूरिन सिंथेसिस, तो आपको पता होना चाहिए एस्पार्टेट कहाँ पे जा रहा है, ग्लूटामीन कहाँ जा रहा है, ग्लाइसिन कहाँ जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता हो।
और ये वाला जो स्टेप्स हैं ये तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना डी नोवो सिंथेसिस के अंदर, ये तो वाइवा वगैरह में भी बहुत पूछते हैं, तो ये सारे स्टेप्स और इसकी एंजाइम्स जो हैं ये आपको लाजमी आने चाहिए। प्यूरिन जो है इसके ये वाला सिंथेसिस होगी, डी नोवो सिंथेसिस होगी। इसके अलावा एक और बहुत इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा आता है, प्यूरिन कैटाबोलिज्म। तो प्यूरिन कैटाबोलिज्म के अंदर आपने यही वाले स्टेप सारे के सारे करके लिख देने हैं, तो इसी तरह आसानी से हो जाता है। इसके लिए अगर मैं आपको लेक्चर बताऊं तो अक्षत जुनेजा, प्यूरिन सिंथेसिस और प्यूरिन ना, ये जो मैंने सारा नोट किया ना, ये मैंने वही अक्षत जुनेजा से किया हुआ है। वो ना आपको याद कराने वाले ना निमोनिक्स वगैरह या इस तरह करके ना वो याद करा देता है इन स्टेप्स को, ठीक है। तो उधर से अगर कर लोगे तो आसानी रह जाएगी। इसके अलावा आप ना फिर क्योंकि मेजर बुक आपने कौन सी रखनी है, लिपिनकॉर्ड रखनी है, तो लिपिनकॉर्ड के लिए आप ब्रेनलेस के लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। ब्रेनलेस वाली अच्छा करा देती हैं। अब हम अगर देखें यहाँ से किताब से अभी तक का देखें तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में उन्होंने सिर्फ बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बताया हुआ है, इतना कोई खैर आता नहीं है ये चीज़। उसके बाद आ जाती है प्यूरिन एंड पैरामिडीन बेसिस कौन सी हैं, तो इनका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, ये मैंने बता दिया हुआ है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस जो है ना ये अभी भी आपको पता होना चाहिए कि ये वाइवा वगैरह में पूछ लेते होते हैं। फिर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जो अब मेजर हैं वो जिस तरह मैंने बताया कि आपके पास कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्यूरिन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं, तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं और वो मैंने स्ट्रक्चर के हिसाब से जो करने का कहे हैं तो उसी तरह करना तो ज़्यादा आसानी रह जाएगी। फिर PRPP सिंथेसिस किस तरह होती है, तो ये यहाँ पे करके ये लिखा हुआ है, लेकिन ये नीचे करके, लेकिन इसकी ये डायग्राम इन्होंने यहाँ पे ये बनाई हुई है, ठीक है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये एक ही स्टेप है, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि आपने HMPP पाथवे से स्टार्ट करना है तो उधर से करना है। ये वाले जो है ये वो वाली डायग्राम जो मैंने बना दिखाई थी जिसके अंदर सर जाते, यहाँ पे ना थोड़ी गलतियां हैं तो इसको सत्या से करना है, यहाँ पे मिस्टेक है इसके अंदर। बाकी IMP पाथवे से आगे वाले जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, तो उन्होंने कहा है कि वो आपके पास कहाँ आपको दी हुई है, तो ये वो जो मैंने कहा था ना कि आप मेजरली IMP से लेके आगे वाले स्टेप्स वाला भी कर सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बाकी भी सारे के सारे यहाँ पे 10 के 10 जो स्टेप्स थे ना वो पूरे के पूरे, तो अब करना चाहो तो कर सकते हो। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी ये कायर हो गया, साइकार हो गया ना, आईकार हो गया, फाइकार हो गया, ये सारा वैसे ब्रेनलेस आप ही इन शॉर्ट फॉर्म से रटवा देती हैं, तो उससे भी कर सकते हो, नहीं तो समझ के अगर करोगे तो कभी नहीं भूलेगा और वो आपको अक्षर जुनेजा करा देगा उस तरह ही, ठीक होगी ये चीज़ भी। यहाँ पे ये मेथड ट्रिक जेड जो है ना, ये वाली बात यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसका ये सवाल आया हुआ है कि मेथड ट्रिक जेड जो है वो डी नोवो सिंथेसिस को ब्लॉक करती है, तो किस लेवल पे ब्लॉक करती है, तो आपके पास उसने यहाँ पे जाके रिडक्टेज को इनहिबिट करना होता है, तो यही चीज़ यहाँ पे आपसे वो पूछ रहे हैं। ये यहाँ पे फोलिक एसिड एनालॉग्स वाली बात के भाई ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन यहाँ पे कि इस लेवल पे जाके इसने इनहिबिट किया हुआ है फॉर्माइल ट्रांसफरेज के ना यहाँ पे, तो ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा ये आपको बताना चाहिए कमिटेड स्टेप कौन सा है, तो ये वाला कमिटेड स्टेप है, इसके ऊपर इनहिबिटर्स कौन से हैं, एक्टिवेटर्स कौन से हैं, ये आपको लाजमी बात पता होनी चाहिए, ये चीज़ भी हो गई है। उसके बाद आगे आ जाएं तो अभी मैंने कहा था ना प्यूरिन सिंथेसिस जो है एक डी नोवो सिंथेसिस होती है, दूसरा पाथवे जो होता है ना वो होता है सैल्वेज पाथवे, तो ये सैल्वेज पाथवे होता है। अब ये सैल्वेज पाथवे जो है ना वो ये इन्होंने यहाँ पे यही करके बताया हुआ है और इतना सही है, सिर्फ सैल्वेज पाथवे ये 3 स्टेप्स हैं, लेकिन यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है प्यूरिन सैल्वेज पाथवे अलग से भी पूछ लेते हैं, फिर वही पूछ लेते हैं कौन सी बेसिस से किस तरह एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं, और लीश निहान सिंड्रोम तो लाजमी साथ आता है ना, तो ये लीश निहान सिंड्रोम आपको लाजमी आना चाहिए। अच्छा ये देख लें अगर, तो ये मैंने ना यहाँ पे वही अक्षत जुनेजा ने इसको भी अच्छे से करके बताया हुआ है सैल्वेज पाथवे को, किताब में थोड़ा सा ना अजीब करके, लेकिन अक्षत ने बहुत आसानी से करके बताया हुआ है, तो इसको उसकी वीडियो देख लेना ना, तो उससे सैल्वेज पाथवे अच्छे से जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बड़ा भी होकर हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा आपके पास ये जो है ना आपके पास ये है आपके पास कि लीश निहान सिंड्रोम किस तरह हो रहा है, तो ये लीश निहान सिंड्रोम डिफेक्ट इन HGPRT से किस, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरह लीश निहान सिंड्रोम हो रहा है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे चीज़ आ जाती है ये वाला ये कहना कि किस तरह आपके पास अब RNA वगैरह बन जाता है, तो उससे DNA किस तरह बनता है, तो उसके लिए ये आपके पास ना एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम के बारे में ये सारी बातें, तो अगर आप इसको बस याद कर लो, बाकी इस सारे को सिर्फ रीड कर लो ना तो काफ़ी है, ठीक है। सिर्फ ये वाला जो डायग्राम है ना इसको याद कर लो। उसके बाद आपके पास ना, और हाँ ये वाली डायग्राम भी, बस ये 2 डायग्राम्स कर लेना, बाकी उस सारे को सिर्फ रीड कर लो, इतना कोई खास नहीं है। अब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन आ जाती है, तो वो किस तरह प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन हो रही है, ये अगर देखें तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा डिग्रेडेशन होती है अगर स्मॉल इंटेस्टाइन,
तो यहाँ से ये जो लिखा हुआ है ना, इस सारे को आप इस वाली डायग्राम से कर लो कि न्यूक्लिक एसिड्स किस तरह उसकी डाइजेशन हो जाती है, ठीक है, ये वाली चीज़। उसके बाद आ जाता है यूरिक एसिड ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, तो अब वो जो मैंने प्यूरिन कैटाबोलिज्म पीछे अपने नोट्स में दिखाया था ना अभी पहले, ये यहाँ पे करके मैंने दिखाया था प्यूरिन कैटाबोलिज्म, ये प्यूरिन कैटाबोलिज्म, ये सारी उसी की बात चल रही है प्यूरिन कैटाबोलिज्म की। तो ये प्यूरिन कैटाबोलिज्म जो है ना, वो आसानी से ये भी अक्षर जुनेजा से कर लेना, ये वाले स्टेप्स ये सारे इसने यहाँ पे लिखे हुए हैं और इसकी ये इसने ना ये बनाई हुई है ये। अब इधर ना आपके पास ये गाउट जो है दिया हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ये एडिनोसिन डीएमाइनस डेफिशिएंसी, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके ट्रीटमेंट्स भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसका भी एलोप्यूरिनॉल से ट्रीटमेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके अलावा ये ना जो ये प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और ये हमारे शायद प्रॉफ में भी आया हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सवालात ये हैं कि एलोप्यूरिनॉल जो है वो किस तरह हेल्पफुल होता है गाउटी आर्थराइटिस के अंदर, ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा आपके पास ना गाउट यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसको भी एक रीड लाजमी दे देना। और यहाँ पे ना अब आपके पास ना किस तरह यूरिक एसिड की अंडर एक्सक्रीशन से गाउट होता है और किस तरह यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन से क्या कहते हैं होता है, ये बातें लिखी हुई हैं। तो ये भी देख लेना एक नज़र। और यहाँ पे ना बहुत सारी ना रीजंस लिखी हुई हैं, तो वो रीजंस जो है ना वो जिस तरह ये प्राइमरी हाइपरयूरिसीमिया ये पूछ लेते होते हैं, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि यूरिक एसिड ओवर प्रोडक्शन से किस तरह होते हैं। तो इसमें प्राइमरी हाइपरयूरिसीमिया की कौन सी कॉजेज है, फिर ये लीश-नीहान सिंड्रोम तो वैसे भी पीछे भी आ गया, फिर सेकेंडरी हाइपरयूरिसीमिया जो है उसके बारे में पूछते होते हैं। तो ये आपको ये चीज़ को थोड़ा सा करना पड़ेगा। और इस तरह से आपके पास ये वॉन गेकर और हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस वगैरह जो है ना, इनमें हाइपर यूरिसीमिया होता है। ये अलग से वॉन गेकर जो है ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज में आप पढ़ लोगे। कार्ब मेटाबॉलिज्म में हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस जो है ये भी फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म के अंदर, कार्ब मेटाबॉलिज्म के अंदर ही पढ़ लोगे। तो ये इतना करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये ट्रीटमेंट्स जो है तो इसमें से बस ये ऑक्सीप्यूरिनॉल, ये एलोप्यूरिनॉल, ये वाली बात जो है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में आई हुई है। बाकी सारे जो है उनमें से सिर्फ ड्रग्स के नाम और मेजर फंक्शन रीड कर लेना। ये एडिनोसिन डीएमाइनस डेफिशिएंसी से किस तरह होता है आपके पास SCID, तो ये आपके पास यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। तो इसको इस तरह करके देख लेना। मैंने ये फ्लो चार्ट जो बनाया हुआ है कि डेफिशिएंसी ऑफ ADA इन लिम्फोसाइट से किस तरह आपके पास ना ये हो रहा है SC सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये चीज़ लाजमी देखना। ये वही ड्रग्स यहाँ वाली जो थी ना, वो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे करके फिर लिखी थी। इसका ट्रीटमेंट पूछते होते हैं इसका, तो ये ट्रीटमेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा। और ये इसके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हैं जो कि आते होते हैं। उसके बाद अगर हम बढ़ें आगे तो पायरिमिडीन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन आ जाता है। अच्छा, तो अब हमने अभी तक प्यूरिन्स के बारे में पढ़ा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पायरिमिडीन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन वाला भी मेरा जो नोट्स में मैंने बनाया हुआ है। तो एक ही पेज है, ठीक है, ये एक ही पेज है, बल्कि इधर से यूं करके दिखा देता हूँ। ये देखो पायरिमिडीन सिंथेसिस जो है ना, तो इसके अंदर उसी तरह है आपके पास सारे के सारे स्टेप्स हैं। ये भी मैंने अक्षर जुनेजा से ही करके किया हुआ है, आप भी उधर से करके बना सकते हो आसानी से। ये आपके पास बन जाता है और आपको समझ भी आ जाती है सारे के सारे की आपको एंजाइम्स करने हैं और आपको सारे के सारे बस इनके नाम करने हैं। और इसमें से भी जो हमारा स्टैंड अप का भी सवाल था और वैसे भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अक्सर ही पूछ रहे थे, ओरोटिक एसिड यूरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके अंदर। और ये दोनों स्टेप्स भी हमारे पास ना हमारे स्टैंड अप के अंदर आए थे। उन्होंने कहा था कि ओरोटिक ये ओरोटेट के बनने से पहले के 2 स्टेप्स और बाद के 1-2 स्टेप्स ये या UMP सिंथेज वाले स्टेप्स सारे बताएं। तो ये इसलिए ये वाले स्टेप्स जो थे ना ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पायरिमिडीन सिंथेसिस वैसे भी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो आपको इस तरह पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर अब हम देखें तो हमारे पास ना पायरिमिडीन सिंथेसिस यहाँ पे भी किताब में भी वही है। और इधर ये देखें तो यहाँ पे ओरोटिक एसिड यूरिया दिया हुआ है और ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वही चीज़ है यहाँ पे और कुछ है। और हाँ, ओरोटिक एसिड यूरिया की टाइप 1 और टाइप 2 यहाँ से देख लो, ये एक एक्स्ट्रा बात है। बाकी इसमें कुछ भी इतना कोई ख़ास है नहीं। और हाँ, ये एक बहुत सवाल जो पूछा जाता है वाइवा में भी और वैसे भी CPS 1 और CPS 2 का डिफरेंस, ठीक है। तो ये CPS 1 और CPS 2 का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आखिर में आ जाता है पायरिमिडीन का सेल्वेज एंड डिग्रेडेशन। तो वो एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको मैंने यहाँ पे ना यूं करके था कि यूं सेल्वेज पाथवे ऑफ पायरिमिडीन का यूं करके बन गया था। और उसके बाद जो उसकी ना वो आ जाती है ना डिग्रेडेशन, तो यूं आ जाती है प्यूरिन की डिग्रेडेशन, प्यूरिन की नहीं बल्कि पायरिमिडीन की डिग्रेडेशन। ये प्यूरिन गलती से लिखा गया, पायरिमिडीन है, ठीक है। तो इस ये वाला जो है ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन था, तो इस तरह करके ये भी हो गया था। तो ओवरऑल ये था न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।